टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना। अब हम लोग यहाँ पर हमने इसके पहले जो चैप्टर था वहाँ बात किया था परमाणु के बारे में। वहाँ समझा था कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र पर, रदरफोर्ड ने ये बात एक्सपेरिमेंटली करके बताया था कि उसके केंद्र पर एक छोटा सा कण होता है जिसके पास ढेर सारा द्रव्यमान और ढेर सारा आवेश होता है, जिसको नाम दिया गया था नाभिक यानी न्यूक्लियस। अब उस नाभिक की संरचना कैसी होती है हम लोग यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, और जो भी न्यूक्लियस के अंदर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में और नाभिक की संरचना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है, कोई एक नाभिक है, आपको उसका द्रव्यमान मापना है। तो वैसे हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है उसको मापने की जो इकाई होती है वो किलोग्राम होती है, लेकिन जो नाभिक का साइज़ होता है हमने पढ़ा हुआ है, जो उसका साइज़ होता है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर में होता है। तो काफ़ी छोटा हुआ, काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म हुआ। तो ऐसे केस में जो किलोग्राम होता है वो बहुत बड़ी इकाई होती है। तो इसलिए एक नया इकाई जो है वो यहाँ पर बताया गया जिसको बोलते हैं द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये जो एटॉमिक मास यूनिट या द्रव्यमान मात्रक है इसको U से लिखा जाता है। तो अगर कोई न्यूक्लियस हो गया या कोई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब का द्रव्यमान मापने के लिए एक नई इकाई बताई गई जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान मात्रक, जिसको हमने यहाँ पर U से लिखा हुआ है। अब ये जो द्रव्यमान मात्रक है, कभी भी जब आप कोई नई इकाई बनाते हैं, जैसे आपने मीटर बोला, सेंटीमीटर बोला, किलोग्राम बोला, ग्राम बोला, तो जब भी हम लोग अलग अलग इकाई के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक इकाई को दूसरे, जैसे 1 मीटर है, अगर उसको मुझे लिखना रहा सेंटीमीटर में, तो आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन पता है। जो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि अगर मान लेते हैं कि बोला गया कि कोई एक नाभिक है जिसका द्रव्यमान 4U है, 4U मतलब द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, तो वो 4U कितने किलोग्राम के बराबर होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो वो 4U जो है वो कितने किलोग्राम के बराबर है, उसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान मात्रक है उसका फॉर्मूला होता है 1/12 1/12 गुणे परमाणु C12 परमाणु का द्रव्यमान। जो अपना कार्बन 12 होता है उसका जो परमाणु हो उसके द्रव्यमान को हम लोग 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो C12 परमाणु का द्रव्यमान होता है उसका मान यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पर 1.99242647 10⁻²⁻26। इसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर लगभग कितना आता है। ये जो यहाँ पर आंसर आया हुआ है ये आंसर हो गया द्रव्यमान मात्रक के बारे में। आप देख सकते हैं कि एक द्रव्यमान मात्रक जो होगा वो लगभग इतने किलोग्राम के बराबर होगा। और जो यहाँ पर ये द्रव्यमान आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको लिखा गया मास ऑफ प्रोटॉन। अब एक तो ये हो गया कि जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अगर मुझे किसी प्रोटॉन का, किसी न्यूट्रॉन का, किसी भी नाभिक का मास लिखना है, द्रव्यमान लिखना है, तो उसको लिखने के लिए मैं किलोग्राम के साथ साथ एक दूसरा इकाई यूज़ कर सकता हूँ, और वो क्या होता है द्रव्यमान मात्रक, जिसका एक तरीका होता है। तो आपको ये नंबर याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसी में एक नाम आता है जिसको बोला जाता है समस्थानिक यानी आइसोटोप। जैसे एक आपने नाम सुना कार्बन का C12, वैसे एक होता है C14। तो दोनों देखिए कार्बन ही है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसका ये मास नंबर 12 है 12, और यहाँ पे कितना है 14 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए समस्थानिक। जैसे हमने यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल लिया, वैसे ही कार्बन के साथ साथ आप हाइड्रोजन 1H1 बोलते हैं, इसमें एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के साथ साथ इसका आता है 1H2, कहीं कहीं इसको 1D2 भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर 1D2 भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ये जो ड्यूटेरियम होता है वो क्या होता है समस्थानिक होता है। किसका होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग नाभिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, लेकिन अगर ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। वैसे ट्रिटियम करके होता है 1H3 समझिए, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक मतलब
आइसोटोप है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजाति हैं जिनके द्रव्यमानों में अंतर होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान अलग होगा। इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो इसका द्रव्यमान और भी अलग होगा। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो जैसे हमने यहाँ पर बात किया कार्बन के बारे में, जैसे हमने यहाँ पर बात किया हाइड्रोजन के बारे में, ठीक वैसे यहाँ पर बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो आपको एक उदाहरण दिया हुआ है क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं, और उनका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान दिया हुआ है 34 और 36.98 दोनों में बोला गया है। अब अगर क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं और उनका यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकृति में दोनों कितने हैं? क्या दोनों समान मात्रा में है? दोनों 50-50% है? तो ये देखा गया कि क्लोरीन में जिसका द्रव्यमान 34.98 है उसकी सापेक्ष बहुलता कितनी है? सापेक्ष बहुलता 75.4%। यानी समझिए कि अगर टोटल क्लोरीन 100% है तो उस 100% क्लोरीन में 75.4% कौन है? जिसका द्रव्यमान 34.98 है, और जो रह गया 24.6% वो 36.98 यू। तो अगर क्लोरीन का 2 आइसोटोप है तो ये जो है जिसका द्रव्यमान 34.98 है इसकी बहुलता 75.4% है, और जो रह गया वो किसके लिए है? 36.98। तो जब कभी हम लोग बात करते हैं सापेक्ष बहुलता के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस किसी भी परमाणु के लिए आप बात कर रहे हैं सापेक्ष बहुलता, उसको कभी भी 100% मान के चलते हैं कि वो पूरे नेचर में, प्रकृति में 100% है। अब 100% में से अगर 3 है तो 3 भाग में रहेगा, 4 है तो 4 भाग में रहेगा, 10 है तो 10 भाग में रहेगा, 2 है तो 2 भाग में रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 भाग में है। अब अगर मुझे प्राकृतिक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान पता करना है तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों का औसत निकालूंगा। तो औसत निकालने के यहाँ जो तरीका होता है वो तरीका आपको दिया हुआ है। जैसे इसकी बहुलता गुणे इसका मास धन इसकी बहुलता गुणे इसका मास, तो बहुलता गुणे मास डिवाइड बाय टोटल कितना होता है? 100। तो 100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। तो जो प्राकृतिक क्लोरीन परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना आया? 35.47 यू। तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी परमाणु होते हैं उनका जो भी द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के गुणज के जैसा ही होता है। जैसे हाइड्रोजन का मान लीजिए जो द्रव्यमान है वो 1 मास ऑफ प्रोटॉन है उदाहरण के हिसाब से, तो जो हीलियम होगा उसका जो मास होगा वो 4 मास ऑफ प्रोटॉन होगा लगभग। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी अगर परमाणु है तो उसका जो भी द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के पूर्णांक गुणज के बराबर ही होगा। लेकिन क्लोरीन जैसे एग्जाम्पल से जहाँ पर ये बात सही नहीं होता है, यहाँ पर देखिए डेसिमल में है, ये पूर्णांक गुणज नहीं है। तो ये होता है, क्या होता है? हम बात करते हैं समस्थानिक के बारे में। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं नाभिक के बारे में, नाभिक की संरचना के बारे में, तो किसी नाभिक को दर्शाने के लिए हम लोग एक्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया ये गोल्ड के लिए, तो गोल्ड का जो नाभिक है वो हो गया AU, और वहाँ पर 2 नाम होता है, एक Z जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक और दूसरा होता है A जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। तो किसी भी नाभिक के अंदर अगर कोई एक न्यूक्लियस है तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या बताने के लिए हम लोग Z यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं गोल्ड के लिए 79 है। अगर गोल्ड के लिए 79 है इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 79। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है 197 ये इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। यानी किसी भी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका जो योग होता है वो द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं A बराबर Z+N। तो अगर मुझे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पता करना है तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए मैं क्या करूँगा? A में Z माइनस कर दूँगा, तो मुझे देखिए कितना आ गया? 118। तो किसी भी नाभिक को दर्शाने के लिए हम लोग X यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर AU एग्जाम्पल के तौर पर है। ध्यान रखिएगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनको हम लोग एक
कॉमन नाम से बुलाते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियन। आगे चल के हम लोग ये न्यूक्लियन वर्ड यूज़ करेंगे। तो जब भी न्यूक्लियन बोला जाता है तो न्यूक्लियन का मतलब आपको समझना है कि वो प्रोटॉन हो सकता है, वो न्यूट्रॉन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो उसको हम लोग न्यूक्लियन के नाम से बात करते हैं।